नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात सासाराम की खबर की, जहां पर साइबर अपराधियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिटायर्ड अधिकारी को साइबर अपराधियों ने अपना शिकार बनाया और उनके खाते से रकम जो है वो भारी मात्रा में गायब कर ली जाती है। देखिए, न्याय के लिए ये शख्स जो बुजुर्ग हैं वो भटक रहे हैं और बताया जा रहा है कि सासाराम के रहने वाले नालको से रिटायर्ड प्रकाश चंद्र अखौरी ने अपने जीवन भर की बचत को एक्सिस बैंक में जमा किया था, रकम 40 लाख रुपए, जिसे कि साइबर अपराधियों ने उनके खाते से उड़ा लिया है और उसी पैसे से बनारस की एक ज्वेलरी शॉप से ऑनलाइन पेमेंट कर सोना खरीदा गया। पुलिस इस मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्त में ले चुकी है, इनसे पूछताछ की जा रही है। सभी पीड़ित बुजुर्ग के करीबी बताए जा रहे हैं। साइबर अपराधी पुलिस के शिकंजे में हैं और अपराधियों के पास से कुछ सोना भी बरामद किया गया है। तस्वीरें आपके सामने उस बुजुर्ग अधिकारी की जो कि साइबर ठगी के शिकार हुए हैं और सभी जो जानने वाले हैं वो इन्हें चूना लगाते हुए नजर आए। पुलिस बुजुर्ग को अभी तक पैसे हालांकि नहीं दिला पाई है। पीड़ित को पीएमओ पर अब भरोसा है। मैं प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा है, वहाँ से भी हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली है और रविशंकर प्रसाद को भी लिखे, वहाँ से भी हमको इन्फॉर्मेशन हमको दिया गया है कि आपके कार्रवाई पर हम लोग एक्टिव हैं और कि मेरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही हमको और प्राइम मिनिस्टर और ये लोग ही हमको मदद कर पाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर पर सख्त सीएम। पुलिस विभाग को सख्त निर्देश। सीएम के निर्देश की सबसे बड़ी पड़ताल। बिहार के चप्पे चप्पे से रिपोर्ट। इस वक्त ठीक रात के 12:20 हुए हैं। बिहार पुलिस कहीं चुस्त कहीं सुस्त। चलिए, इसको ऐसे बोलते हैं कि बिहार पुलिस कहीं कहीं चुस्त और बाकी सब जगह सुस्त, क्योंकि सीएम समीक्षा एक तरफ कर रहे थे और दूसरी तरफ जो हमने हकीकत सामने लाकर रख दी उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि सही में 12 बज रहे हैं। 12 तब बजते हैं जब चेहरा थोड़ा उदास हो, मन में एक डर इस बात का कि किसी ने देख तो नहीं लिया, और सही में न्यूज 18 ने देखा भी और आपको अब दिखा भी रहे हैं। इस वक्त ठीक रात के 1:10 हो रहे हैं और हम पहुंचे हैं पाटलिपुत्र थाना पर। यहाँ पाटलिपुत्र थाना की जो गश्ती जीप है, एक जीप यहाँ पर खड़ी है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये पाटलिपुत्र थाना के ठीक सामने ये गश्ती जीप खड़ी है। दूसरी तरफ पाटलिपुत्र थाना का जो गेट है वो बंद है और यहाँ पर ये एक जो वैन है वो खड़ी है यहाँ पर और बोलेरो ये गाड़ी है और फिलहाल यहाँ पर मुआयना कर रहे हैं। एक संतरी है जो जरूर यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, जो यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात है, लेकिन जो दूसरे पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर सोए हुए हैं। मैं यहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये पाटलिपुत्र थाना की तस्वीर है। आप ओडी ऑफिसर हैं, आप ओडी ऑफिसर हैं, आप सो रहे हैं रात में 1:10 पर। आपकी आंखों से नींद, आप अभी बेड पर उठे हैं। यहाँ पर आप लोग अगर सोएंगे तो फिर ड्यूटी कौन करेगा? सोए कहाँ हैं अभी तो गुड कैमरे में कैद है, आप उसको करे नहीं सोए। आपको दिखाऊं तस्वीर, कैमरे में दिखाऊं आपकी तस्वीर, आप सोए हुए हैं। बेल्ट, आप बेल्ट ऐसे क्यों बांधे हुए हैं? बेल्ट पेट फूल गया था, खोल दिए हैं। आप ड्यूटी करने की स्थिति में नहीं है। क्या है? तो आप सो क्यों रहे थे? आप नहीं सो रहे हैं, आप करें कि नहीं? कैमरे में है, आप नहीं सो रहे हैं? ना, बिल्कुल नहीं सो रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। ये चादर वगैरह, चादर तो मच्छर काट रहा था। बिल्कुल, जो तस्वीरें आई हैं उसमें ये सोए हुए थे। इस पर ओडी ऑफिसर है, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं सोए हैं। अब एक ड्यूटी पर जो संतरी तैनात जो ड्यूटी कर रहे थे, उन्होंने पूछा भी कि आप लोग कौन हैं। यह तस्वीर है राजधानी पटना के पाटलिपुत्र थाने की। चलिए, सागवान के सोफे पर नींद बहुत अच्छी आती है, गद्दा भी बहुत बढ़िया था। बेल्ट कैसे खुल गया इन्होंने बता दिया कि बड़े मोटे पेट के
को संभाल नहीं सका बेल्ट, और बेल्ट खुल गया। लेकिन इतनी ज्यादा बातें बनाने के बाद भी विभाग, हकीकत हमने दिखाई है। बिल्कुल। और विवेक देखिए, उस जगह की तस्वीर है जहां पर सूबे के मुखिया रहते हैं। सूबे के मुखिया लगातार 1 महीने में 3 बार समीक्षा बैठक कर चुके हैं, और समीक्षा बैठक के बाद कहीं पर ये तस्वीर नजर आई। और सबसे ज्यादा दुर्भाग्य ये कि राजधानी पटना की ये तस्वीर तब नजर आई जब मुखिया का निर्देश यहीं से निकलता है और सूबे के तमाम जिलों तक पहुंचता है। लेकिन कहीं स्थिति बेहतर भी दिखी। सूबे के मुखिया के निर्देश और उनकी तत्परता का असर दूसरे कई जिलों पर देखने को भी मिला, और इसलिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश कुमार की सख्ती और उनका निर्देश हमेशा से एक जैसा ही रहा है। कहीं दिन दहाड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके से 5 करोड़ की सोना की लूट, तो कहीं सरेआम हर्ष फायरिंग में हत्या, तो कहीं कारोबारियों का अपहरण। हाल के दिनों में बिहार में बढ़ते अपराध की वारदातों की तस्दीक करती ये तस्वीरें हैं जो सरकार की परेशानी का सबब बन चुकी है। सीएम नीतीश कुमार बढ़ते आपराधिक वारदातों को गंभीरता से ले रहे हैं। यही वजह है कि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने को लेकर सीएम नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं। सीएम ने कानून व्यवस्था को लेकर 1 हफ्ते के अंदर दूसरी बार और 1 महीने के अंदर तीसरी बार समीक्षा बैठक की। बिहार में हो रही ताबड़तोड़ आपराधिक घटनाओं के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आज एक बार फिर से समीक्षात्मक बैठक की। 1 महीने के अंदर मुख्यमंत्री की यह तीसरी समीक्षात्मक बैठक है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर जिले के डीएम और एसपी से संवाद किया। समीक्षा बैठक में सभी जिले के डीएम, एसपी और पुलिस विभाग के वरीय अधिकारियों की मौजूदगी में सीएम ने क्राइम कंट्रोल के लिए मजबूती से काम करने का निर्देश दिया। सीएम ने रात्रि गश्ती के साथ नियमित गश्ती भी बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखना सरकार की पहली प्राथमिकता है। ठीक हमारे पीछे ये जो सीएम आवास है, यहीं पर ये बैठक आयोजित की गई और इसमें मुख्यमंत्री ने अपने लेवल पर कई निर्देश दिए। उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को कहा कि क्राइम कंट्रोल के लिए पूरी मजबूती के साथ उन्हें काम करना होगा। विधि व्यवस्था बनाए रखना उन्होंने राज्य सरकार की पहली जिम्मेवारी बताई। साथ ही उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था के सख्त होने से ही राज्य में विकास कार्यों का वास्तविक लाभ बिहार के लोगों को मिलेगा। सीएम ने पुलिस डिपार्टमेंट को साफ तौर पर इस बात के लिए कहा कि रात्रि गश्ती के साथ साथ नियमित गश्ती की भी अनिवार्य रूप से व्यवस्था की जाए। शराबबंदी कानूनों का सख्ती से पालन करने के लिए भी सीएम ने अधिकारियों को चेताया। इसके अलावा ओवरलोडिंग और ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी सीएम ने अधिकारियों को कई तरह के निर्देश दिए। महिलाओं की सुरक्षा पर भी विशेष नजर रखने के लिए और उनके खिलाफ अपराध में संलिप्त अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का इंस्ट्रक्शन सीएम ने दिया। हालांकि क्राइम कंट्रोल पर सीएम की समीक्षा बैठक पर विपक्ष जहां तंज कस रहा है, तो सत्ता पक्ष भी विपक्ष पर पलटवार कर रहा है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं क्राइम जो है करने वाले लोगों का पकड़ और पहुंच सत्ता के गलियारे में इतनी मजबूत है कि वो नीतीश कुमार के किसी भी समीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था से उनको भय नहीं है, भय समाप्त हो गया है। तो आज आप डीएम एसपी से बात कर लीजिए, कल को आप थानेदार से बात कर लीजिए, सिपाही से बात करिए। यह तरीका नहीं है लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने का। वो मैकेनिज्म नीतीश कुमार के गवर्नमेंट में खत्म हो गया है। जो एक रसूख और धाक होती है ना सरकार की, वो खत्म हो चुका है। एक फुल टाइम 24 घंटे का गृह मंत्री बिहार को चाहिए, तभी बिहार में कानून व्यवस्था ठीक होगी। हर सवाल पर विपक्ष जंगल राज, महाजंगल राज जैसी टिप्पणियों का सहारा लेता है। दरअसल घटनाओं को लेकर देश के बाकी राज्यों के मुकाबले बेहतर पहले भी रहा है और एनसीआरबी के आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। लेकिन अगर एक भी घटना घटे तो वो हमारे लिए चुनौती है और इसीलिए इस तरह की बैठकों के जरिए अधिकारियों को लगातार कड़े संदेश देने का काम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और पूरी सरकार कभी भी अपराधियों के संरक्षण के पक्ष में नहीं रहा है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो अपराधियों के संरक्षक सरकार के रूप में जाने जाते रहे हैं, वो जंगल राज के रूप में पर्याय रहे हैं। लेकिन आज हम साफ साफ शब्दों में आप लगातार देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार निरंतर कानून व्यवस्था पर काम कर रही है। हम संवेदनशील सरकार हैं।
सियासत अपनी जगह है, लेकिन सरकार गठन के 1 महीने के अंदर क्राइम कंट्रोल पर सीएम ने लगातार तीसरी बार समीक्षा बैठक के जरिए साफ संदेश दे दिया है कि इस बार लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर वो कितने गंभीर और सख्त हैं। दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से संजय की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिल्कुल विवेक, जो सख्ती इस वक्त नजर आ रही है, ये माना जाएगा कि लोगों के बीच वो भरोसा, वो विश्वास जो है वो मुख्यमंत्री अपने निर्देशों के जरिए अधिकारियों तक भी पहुंचा रहे हैं कि देखिए आप नीचे स्तर के अधिकारी हो या फिर ऊपरी स्तर के अधिकारी हो, लेकिन अगर आपकी तरफ से लापरवाही होगी तो नपेंगे आप भी। चलिए, नपने नपाने की जब बात शुरू हो गई है तो सीतामढ़ी की चुस्ती वाली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे डीएम और एसपी सड़क पर उतर आए। और सबसे अच्छी बात यह रही कि 10 लोगों पर एक्शन लेने की बात भी कह दी गई। 20 सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के डीएम की तरफ से निर्देश दे दिए गए, औचक निरीक्षण किया गया। और देखिए, जब डीएम और एसपी सड़क पर जब होते हैं तो बड़ी अच्छी नींद आती है। सभी लोगों को ऐसा लगता है कि जो कानून पर जो भरोसे वाली बात है वो सबके दिलो दिमाग में भर जाती है। और देखिए किस तरह से रात भर ये दोनों अधिकारी सड़कों पर रहे। हर गाड़ी, जो गाड़ी खड़ी थी सड़क के किनारे, उसके बारे में जानकारी ली। कोई भी चीज अव्यवस्थित नजर आई उस पर उन्होंने जानकारी लेने की कोशिश की। और ये देखिए ब्रेथ एनालाइजर, जिससे कि कोई शराब तो किसी ने नहीं पी रखी है, इसकी भी पड़ताल की जाती रही। होटल में औचक निरीक्षण इन्होंने किया। तो सीतामढ़ी की सड़कों पर एक बेहतर तस्वीर हम कह सकते हैं, सीएम के निर्देश के बाद बेहतर तस्वीर सामने आई और इस तरीके से रात भर जांच पड़ताल की गई। आज बृहद पैमाने में पूरे जिला में विधि व्यवस्था संधारण के लिए पेट्रोलिंग टीम निकाली गई थी। इसके साथ ही मद निषेध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी होटल, लाइन होटल, सभी जगह में व्हीकल की जांच करवाई गई। इस क्रम में कई जगह काफी सफलता हासिल हुई है और हम लोगों को भी सफलता हासिल हुई है। हम लोगों ने भी जगह में पकड़ा है, शराब को पकड़ा है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और लगातार इस तरह के छापेमारी चलती रहेगी। तो होटल का औचक निरीक्षण, अस्पताल का औचक निरीक्षण ये बताने के लिए काफी है कि देखिए आपकी सेवा में हम मुस्तैद हैं, आप आराम से सोइए, कोई दिक्कत नहीं, हमारी ड्यूटी हम बजाएंगे। लेकिन जो पाटलिपुत्र थाने में हुआ वो ठीक नहीं हुआ विभाग। बिल्कुल। और चलिए अब रुक कर लेते हैं दूसरी खबर का। मुजफ्फरपुर से ये खबर है जहां पर होमगार्ड जवानों की बहाली में अनियमितता की बात सामने आई। आरटीआई के खुलासे से ये बात जगजाहिर हुई और अब वो तमाम अभ्यर्थी जिनका इसमें सिलेक्शन नहीं हो सका वो ये कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन इसमें शामिल अधिकारी ये कह रहे हैं कि सब कुछ पहले की तरह ही हुआ है। बिहार गृह रक्षा वाहिनी यानी होमगार्ड, बिहार पुलिस की वो टुकड़ी जो कानून व्यवस्था संभालने से लेकर प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है। लेकिन उसी होमगार्ड की बहाली में धांधली की शिकायतें लगातार आती रहती हैं। ताजा मामला मुजफ्फरपुर का है, जहां गृह रक्षा वाहिनी का हिस्सा बनने का सपना पाले कई अभ्यर्थी आज आंदोलन करने को मजबूर हैं। ऐसे अभ्यर्थियों की शिकायत है कि जिले में होमगार्ड की बहाली में जमकर धांधली बरती गई। आरोप है कि मेधा सूची में छेड़छाड़ किया गया, कम अंक पाने वालों को सिलेक्ट भी कर दिया गया। आरटीआई से मिली जानकारी में धांधली का खुलासा हुआ है। तो दौड़ हुआ जिसमें मेरा चयन किया गया जिसमें मेरा कुल अंक 10 था, लेकिन जब मेरिट लिस्ट निकली तब उसमें कन्हैया कुमार को मेरे जगह पे ज्वाइनिंग करा दिया गया, जबकि उसका अंक 9 था, वो मेरे पड़ोस का ही है। हम लोग जब आरटीआई से निकाले मास्टर चार्ट जो ग्राउंड में बनता है, तो उसमें जिसका कम नंबर है उसको ज्वाइन कराया गया और ज्यादा वाले को नहीं कराया गया और फाइनल लिस्ट में नंबर को छेड़छाड़ करते हुए कंप्यूटर पर इधर उधर कर दिया गया। मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट के सामने पिछले 5 दिनों से ऐसे अभ्यर्थी न्याय के लिए आंदोलन कर रहे हैं। रिश्वत लेने तक के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इतने गंभीर मसले पर जिला होमगार्ड से जुड़े कर्मी भी सरकार से बहाली की जांच की मांग कर रहे हैं। तो जिले के होमगार्ड कमांडेंट का कहना है कि बहाली 2018 की है, जो उनके आने के पहले का है, लिहाजा जांच के बाद ही आरोपों की सच्चाई सामने आ पाएगी। लेकिन आरटीआई तो अभी मिला है उन लोगों को, तो वो सब गड़बड़ी जो है वो दिखा रहा है। अब ये सरकार का मामला है कि इसको कितना जल्दी ये करके, क्योंकि लड़के लोग उसमें ओबीसी लड़के भी हैं, एसटी लड़के हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं धरना पे।
तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जांच होनी चाहिए। तो जांच के बाद ही पता चलेगा इसमें क्या गलती है या क्या सही है। ऐसे इसमें कुछ बोलना संभव नहीं है, क्योंकि ये मेरे समय का नहीं है। इससे पहले ये दो तीन डिस्ट्रिक्ट कमांडर के आने के पहले का है बहाली की सारी प्रक्रिया। तो इसमें हमने इसको प्रोसेस से पूरा देखा भी नहीं है, इसलिए इसमें अभी कुछ कहना ये संभव सही नहीं। तो सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी में होमगार्ड प्रशासन के भीतर की धांधली सामने आ गई है। होमगार्ड में बहाल होने वाले अभ्यर्थियों को बिहार पुलिस में नियुक्ति के लिए आरक्षण दिया जाता है, लेकिन बहाली से वंचित मेधा वाले अभ्यर्थियों को इसका भी मलाल है कि उन्हें ये मौका नहीं मिल पा रहा। ऐसे में होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया फिर से सवालों के घेरे में है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट। तो बिल्कुल विवेक, कई स्तरों पर खामियां हैं, कई स्तरों पर लापरवाही है, जिसका खामियाजा ये अभ्यर्थी सालों से भुगत रहे हैं। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि जिम्मेदार अधिकारियों का बयान भी उस पर मरहम लगाने जैसा नजर नहीं आता। चलिए, मरहम की बात निकली है तो सीधे अस्पताल की तरफ रुख करते हैं। मरहम इसलिए कि मरहम वहां लगना चाहिए। महावीर कैंसर संस्थान की हम बात कर रहे हैं। विधि व्यवस्था बहुत अच्छी है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पैसे भी खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन परिसर में ही 100 झोपड़ियां तैयार हैं। अब आप पूछेंगे कि महावीर कैंसर संस्थान के परिसर में 100 झोपड़ियां क्यों? तो हम आपको बताएं कि दूर दराज के इलाके से जो यहां पर इलाज कराने के लिए लोग आते हैं, उनके पास कोई व्यवस्थाएं नहीं होती और इसी कारण यहां पर जो मरीज हैं वो झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, क्योंकि होटल के पैसे देने के लायक वो नहीं है, क्योंकि उतने पैसे उनके पास नहीं। अब जो ये मरीज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर या फिर उनके परिजनों को देख रहे हैं, बहुत ही विकट समस्या इनके सामने है कि आखिर ये जाएंगे कहां, किन होटलों में रहेंगे, कहां लॉज में रहेंगे, इनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो इन्होंने अपने से ही किसी भी तरह त्रिपाल लगाया, पॉलिथीन की शीट लगाई और उसी में रहने लगे। तो इस तरह से इलाज चल रहा है। अमरजीत शर्मा जो कि हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने इन मरीजों, उनके परिजनों से बातचीत की है। देखिए, देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग इलाज कराने के लिए झोपड़ी बना के रह रहे हैं। ये महावीर कैंसर संस्थान की आगे की खाली जमीन है, जहाँ पे मरीज रह रहे हैं और उनका परिवार रह रहा है। महीनों इनका जो है समय लग रहा है इलाज में, जिसकी वजह से इनको परेशानी हो रही है। ये सारे जो झोपड़ी बना हुआ है ये महावीर कैंसर संस्थान की है और यहाँ पर रहने वाले लोग मरीजों के परिवार हैं और मरीज जो यहाँ इलाज करवाने आ रहे हैं उनका जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पे झोपड़ी बना के रह रहे हैं। क्या वजह है? बहुत कष्ट है, बहुत दिन लोग ले रहे हैं डॉक्टर लोग दिखाने के लिए और सही समय से पुर्जा नहीं कट पा रहा है और उसको लोग इधर उधर करके और टाइम खींच रहा है लोग। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी कुछ नहीं होती है, बल्कि यहाँ जो मतलब लंबा टाइम मिलता है सेकाई का, तो उसमें पर डे सेकाई कराना पड़ता है, जिसके कारण मतलब पेशेंट लोग के मतलब रूम नहीं ले पाते हैं, रूम महंगा पड़ जाता है, जिसके कारण से सब बना के रहते हैं और बना के रहते गरीबों का यहाँ इलाज हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से लोग रह रहे हैं, कितना मुश्किल से, कितना कष्ट से रह रहे हैं। ये सभी जो है परिजन उनके हैं जो कैंसर पीड़ित हैं और उनके परिजनों को यहाँ रहना पड़ रहा है। किस तरह से रहना मुश्किल हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है सर रहने पर। क्या कि लंबा सफर रहता है इलाज का, इसलिए यहाँ पर रहना पड़ता है। बहुत दूर हम सबका घर पड़ता है, गोड्डा जिला घर है। उतना दूर कैसे जाएंगे? लॉकडाउन में भी गाड़ी बंद हो गया, अपना बाइक से यहाँ से आए हैं इलाज करने के लिए। क्या करेंगे, करना पड़ता है ना। 2 बार ऑपरेशन हो गया उसका। कहीं रहने की व्यवस्था नहीं की गई? नहीं, व्यवस्था किए थे, वहाँ से 50 रुपया ले रहा था, वहाँ गए तो बोला कि नहीं यहाँ पर नहीं मिलता है, रूम खाली ना है। पूनम देवी जिस तरह से बता रही हैं कि जो है इलाज में मुश्किल होती है, विलम्ब होता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर अपना छोटा कुटिया बनाकर रहना पड़ रहा है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। चलिए, सवाल क्या है, बहुत पनपते हैं, सवाल उपजते हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब क्या होना चाहिए, किससे पूछा जाना चाहिए? तो पूछा जाना चाहिए न्याय समिति से और उनसे जुड़े हुए जो बड़े पदाधिकारी हैं। किशोर कुणाल की हम बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने कहा इसी सवाल पर, सुनिए। उन लोग बना रहे वो तो हमने घोषणा की है कि 400-500 भी हमारे पास हैं, बल्कि 112 कमरे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 200-400 और बना दें। जमीन हमारे पास है, काम शुरू हो गया है।
तो जो स्थिति हमने आपके सामने रखी और जो हालात हैं वो भी हमने आपके सामने रख दिया है कि महावीर कैंसर में किस तरीके से इलाज हो रहा है और 100 जो झोपड़ियां हैं वो क्यों बनी, उन झोपड़ियों के पीछे की सच्चाई क्या है। मरीज क्या मजे लेने के लिए वहां झोपड़ियां बना रहे हैं कि एक आशियाना हो जाएगा या फिर इलाज कराने के लिए, उसका जवाब ये आया है कि हम और भी विकल्प ढूंढ रहे हैं और काम कर रहे हैं। विभा तो बिल्कुल, और एक और जिंदगी की जद्दोजहद की दूसरी तस्वीर भी बेहद खास और रोचक हो जाती है और कई सवालों को खड़े करती है। खगड़िया और मुंगेर की तस्वीर पर जरा नजर डालिएगा। ये तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहां पर जिंदगी चचरी पुल के सहारे कट रही है। अब के वक्त में जब तमाम दावों की बात की जाती है, उस दौरान पुल का निर्माण, ये लंबे वक्त से लोगों की मांग, शुरुआत भी होती है लेकिन 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया और लोगों को अभी भी पगडंडियों का सहारा है। बांस और चचरी पुल के सहारे जिंदगी कट रही है। जान जोखिम में डालकर लोगों को आवागमन करना पड़ता है और ये दुर्भाग्य लोगों का अब जैसे नियति बन गया हो। तस्वीरें आपके सामने देखिए, ये अब के वक्त की तस्वीरें जहां पर आपको आश्चर्य होगा कि लोग चचरी के सहारे ही दिनचर्या पूरी कर रहे हैं और कभी भी कोई हादसा अगर इनके साथ पेश आ जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नजर नहीं आती। बिल्कुल, मंशा सोच ये कंक्रीट वाली नहीं है, इसलिए कंक्रीट का पुल यहां पर नहीं बन पाया, ये स्पष्ट है। चचरी पुल ही आवागमन का साधन, ये मजबूरी वाला पुल है जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और अभी अगर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कई सरकारें आती हैं, विकास के नाम पर वोट मांगती हैं, 15-15 साल का शासनकाल होता है लेकिन पुल नहीं बन पाता। जरा देखिए दिग्विजय क्या दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी। ये गंडक नदी है, इस नदी पे चचरी पुल बनाया गया है और इस पुल से होकर के जो लोग हैं यहाँ पे, टीकारामपुर गांव है, ये मुंगेर जिला में पड़ता है और वहाँ के लोग खगड़िया आवागमन करते हैं। खगड़िया के मानसी बाजार इनका मुख्य बाजार होता है। जितना भी टीकारामपुर का ये पूरा क्षेत्र के लोग हैं वो कम से कम 20 गांव के जो लोग हैं वो इस चचरी पुल के सहारे आवागमन करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये 2 पुल स्थानीय लोगों के द्वारा बनाया गया है ग्रामीणों के सहूलियत के लिए। यदि ये चचरी पुल नहीं रहता तो उसके बाद लोगों को काफ़ी आवागमन में परेशानी होती है और सरकार के, बिहार सरकार के द्वारा एक पुल यहाँ पे बनाया जा रहा है, लेकिन जो ग्रामीण हैं उनका कहना है कि पिछले 3 से 4 साल से ये पुल अधूरा पड़ा हुआ है। कुछ पुल का पाया को बना करके छोड़ दिया गया है, उसके बाद से ये काम अधूरा पड़ा हुआ है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ पे चचरी पुल के सहारे जान जोखिम में डाल करके आवागमन करना पड़ता है। यहाँ पुल हो जाती है तो हमरा आर का व्यवस्था राहत हो जाती। चचरी पुल से जाइए तब कथी से जेबे, बनल छै चचरी पुल तब जेबे कोन दक। हाँ, ऐसे तो सहूलियत कुछ मिल रहा है ना। हाँ, ती बनल छै तासा नहीं छै ला के त अपना हाथ गोर। बिहार सरकार के द्वारा जो पुल का निर्माण कराया जा रहा है वह यदि समय रहते हुए इस पुल का निर्माण कार्य पूरा हो जाता तो आज लोगों को चचरी पुल का सहारा नहीं लेना पड़ता। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 अपडेट और मौसम के बारे में अपडेट आपको हम देते चलें कि अभी तक तो जो ठंड आपको दिख रही है कोहरे के बीच में वो उतनी ज्यादा नहीं है जो कि 18 तारीख के बाद होगी। यानी कि 18 दिसंबर की डेडलाइन है और इसके बाद ठंड बढ़ती चली जाएगी, पारा नीचे गिरेगा और मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन में घने कोहरे से राहत मिलेगी, लेकिन 15 और 16 दिसंबर को कई इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। अब मौसम वैज्ञानिक हैं आनंद शंकर, जिन्होंने ये जानकारी दी है, उनसे देखते भी हैं उन्हें और सुनते भी हैं। यदि ये मूर्ति लकुल शिव की है तो हमारी भी कुछ पूरा विद्वान से बात हुई है। उनका कहना है कि यदि ये शशांक के समय का उत्तर गुप्तकालीन तो ये स्टोन माने सैंड स्टोन की होनी चाहिए और अगर ये पाल काल से संबंधित होता है जिसकी संभावना कम प्रतीत होती है तो ये ब्लैक स्टोन की होनी चाहिए। तो ये बहुत ही अंग भूमि के भूगर्भ से निकला हुआ ये बहुत ही बड़ा धरोहर है और पिछले 1 महीने में तो
तो ये तस्वीरें देखिए, ये बता रहा है कि किस तरीके से सर्दी का सितम जो है वो आने वाले कुछ वक्त में और ज्यादा बढ़ने वाला है, यानी कि कोहरे की मार लोगों को भी और झेलनी होगी और 15 और 16 दिसंबर को बारिश की संभावना भी जाहिर की जा रही है।